सभी को नमस्कार। स्वदय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जो आज हमारा सेशन चलेगा वो चलेगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा जो एनवीएस और केवीएस का जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है विभिन्न पदों को और लेकर के उनकी भर्ती करवाने को लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे एडवर्टाइजमेंट आया विद्यार्थियों का डिस्कस शुरू हो गया था, मैसेज पे मैसेज करने लगे थे कि सर इसमें कितनी पोस्टें हैं, क्या योग्यता है, पेपर पैटर्न किस हिसाब का रहेगा, कैसे तैयारी करें। तो उन सारे बिंदुओं को हम शामिल करेंगे इसमें कि किस हिसाब से आप इन चीज़ों को देख सकते हो, एक एक करके इसमें शामिल करेंगे हम। ठीक है। और इसमें मेन उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया गया है जो विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट आ रही थी मैसेज के माध्यम से। ठीक है। तो एक तो पहली बात तो ये है कि इसमें हम थोड़ी सी, वैसे तो सबको पता है, सबने पढ़ ही लिया होगा इसका एडवर्टाइजमेंट कि कितनी पोस्ट्स आएगी इसमें। तो देखो इसमें जैसे कमिश्नर की भी है, प्रिंसिपल की भी है, वाइस प्रिंसिपल की भी है, फिर पीजीटी की है, टीजीटी की है, पीआरटी की है, नॉन टीचिंग की है। तो वहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज हम थोड़ी सी खास चर्चा कर लेते हैं जो विद्यार्थियों के जो मुख्य बिंदु था इस पीजीटी को लेकर के, ठीक है, उस पर। तो अगर हम पोर्ट्स की बात करें, पीजीटी पोर्ट्स की, कि कितनी पोर्ट्स इसमें आ रही है, ठीक है ना। तो अगर हम जैसे बात करें केवीएस और एनवीएस की, ठीक है, केवीएस और एनवीएस में टोटल वैकेंसी पीजीटी में कितनी है, ठीक है ना। तो केवीएस के अंदर जो इसमें टोटल पोस्टें रहेगी वो रहेगी 1465 और इसमें एनवीएस में रहेगी 1513 पद, ठीक है ना। इसमें इस हिसाब से ये पोस्टें रहेगी पीजीटी के लिए, केवीएस और एनवीएस की, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ी सी पीजीटी पे चर्चा करेंगे ज़्यादा, बाकी के भी चर्चा करेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन मेन जो रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे पीजीटी पे हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी टोटल पोस्ट की कि पीजीटी में केवीएस और एनवीएस में कितनी पोस्टें आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले ज्योग्राफी की, क्योंकि हमारी जो टीम है वो ज्योग्राफी से तैयारी करवा रही है बच्चों को, तो इसमें केवीएस में 73 सीट है और एनवीएस में 106 सीट है। पोस्ट है या पद कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है क्योंकि अभी आरपीएससी ने भी जो इसमें स्कूल व्याख्याता की भर्ती निकाली है उसमें जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी ने भूगोल के लिए 270 पदों पर वैकेंसी निकाली थी, तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही था विद्यार्थियों का कि सर इसमें अप्लाई करें या नहीं करें। तो देखो अगर आप यहाँ तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ तैयारी कर रहे हो अच्छी, तो इन दोनों के लिए भी आपको आवेदन करना चाहिए। ये मेरा सुझाव रहेगा आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि आप आरपीसी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो जो इसमें सब्जेक्ट का पेपर रहेगा वो पूरा का पूरा लगभग एनसीईआरटी बेस ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। बाकी के जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ चाहे इतिहास हुआ, उसमें कितने पद हैं वो आप देख लेना, क्योंकि टोटल पद मैंने इसमें यहाँ बता दिए हैं। तो जो पीजीटी में पोस्ट्स की बात आ रही थी कि कितने पोस्ट से आ रही है, तो वो वाली आप नोट कर लेना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में भी लिखी हुई है, वहाँ भी पड़ी हुई है, अगर नहीं नोट करो तो भी, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए कि किसमें कितने पद आ रहे हैं। एक बात तो ये होगी क्लियर कि टोटल पद कितने आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मेन बात थी योग्यता की, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखो अगर हम योग्यता की बात करें और पीजीटी के लिए, तो एक तो इसमें आपके पास बीएड होना चाहिए, और वो भी कितने परसेंट, 50% के साथ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बीएड ही करते हैं। इसके अलावा भी जैसे कई और डिप्लोमे हैं जो बीएड से रिलेटेड है, उनको भी मान्य करे हैं, लेकिन 50% के साथ में। और दूसरा एमए हुई हुई होनी चाहिए, वो भी कितने, 50% के साथ में। अगर कोई जैसे ज्योग्राफी की बात कर ले, अगर हाँ ज्योग्राफी से अगर पीजीटी का एग्जाम देना चाहता है, तो उसके क्वालिफिकेशन में एक तो बीएड होना चाहिए और एक एमए होना चाहिए।
अब समस्या कहाँ आ रही थी, क्योंकि एमए जो कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, जैसे किसी ने बीए कर रखा है, किसी ने बीकॉम कर रखा है पहले, और किसी ने बीएससी कर रखा है, ठीक है। अब इसमें फर्क कितना पड़ जाता है, क्योंकि जैसे कोई ज्योग्राफी से देना चाहता है स्टूडेंट अगर एग्जाम, ठीक है, और उसके जैसे हिंदी रह गया एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, एक अंग्रेजी रह गया, और एक देश दूसरा ले लो इतिहास रह गया, कोई सब्जेक्ट उदाहरण देके समझा रहा हूँ ताकि आपके आराम से समझ में आ जाए चीज, ठीक है। यहाँ बीकॉम में तो आपको पता ही है जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्टूडेंट ने ले लिया, बीएससी में जैसे किसी ने मैथ्स बायो साइंस जिसने में भी ले लिया, थोड़ा उदाहरण देके समझा रहा हूँ, उस चीज को आराम से समझ लेना ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए इसमें, ठीक है। अब वो बच्चा जैसे बीए तो उसने इस तीनों सब्जेक्ट से मिला करके कर लिया पासपोर्ट से, अब उसने एमए कहाँ से किया है, एमए जैसे ज्योग्राफी से कर लिया। तो वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमारे बीए में ज्योग्राफी नहीं था, लेकिन हमारा एमए ज्योग्राफी है, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल है? पहला स्टूडेंटों का क्वेश्चन। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बीकॉम कर रखा था, वो कह रहे थे सर हमने बीकॉम कर रखा था लेकिन बाद में एमए इन ज्योग्राफी कर लिया, तो क्या हम एलिजिबल है? तीसरा, बीएससी के स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो क्या करते हैं, एमए इन ज्योग्राफी करते हैं या फिर एमएससी इन ज्योग्राफी करते हैं, एक ही बात है, ठीक है। वो पूछ रहे थे सर हमारी तो ग्रेजुएशन में तो ज्योग्राफी रहा हुआ ही नहीं था, ये तीनों ही कह रहे हैं, और हमने फिर बाद में एमए में ज्योग्राफी कर लिया, तो हम एलिजिबल है या नहीं है? तो देखो इसमें इन्होंने जो योग्यता की बात करी थी ना, पीजीटी इन ज्योग्राफी में, पीजीटी इन ज्योग्राफी के लिए, तो उन्होंने साफ साफ लिख रखा था कि कंसर्न्ड इन सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट्स में आप पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हो उसमें आपका एमए किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि स्पेशलाइजेशन अगर आपका कोई दूसरा किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन अगर आपका किया हुआ है तो उसके साथ में आपके पास बीए के साथ में ज्योग्राफी होना जरूरी हो जाता। अब इसको ऐसे समझेंगे हम कि जैसे ज्योग्राफी में भी तो बहुत सारी इकाइयां हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस है, जहां स्पेशल बच्चे क्या करते हैं, पर्टिकुलर जैसे एमए इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एमए इन रिमोट सेंसिंग, तो ऐसे बच्चों के लिए अगर आपको एलिजिबल होना चाहिए है तो उनको ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन हो रखा है, ठीक है ना। जिन्होंने सीधा सीधा, चाहे वो बीएससी किया हुआ हो, चाहे बीकॉम किया हुआ हो, चाहे बीए किया हुआ हो, चाहे उनके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं रहा हुआ हो, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने एमए इन ज्योग्राफी कर रखा है तो वो एलिजिबल माने जाएंगे। इसकी भाषा में सीधा सीधा यही मतलब निकला है जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में डाल रखा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे थे। जहां तक मैंने इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा है और समझा है, इसका मतलब यही है कि चाहे बीएससी किया हुआ बच्चा हो, चाहे बीकॉम किया हुआ बच्चा हो, चाहे बीए किया हुआ बच्चा हो, अगर आपकी ज्योग्राफी बीए में, बीकॉम में, बीएससी में नहीं रही हुई है और फिर अगर आपने एमए इन ज्योग्राफी किया है तो आप एलिजिबल माने जाओगे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ इस एडवर्टाइजमेंट की भाषा। क्योंकि कुछ मैंने इंग्लिश वालों से भी, या जो मेरे जो साथी लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, केवीएस में, एनवीएस में, मैंने उनसे भी चर्चा करी थी, तो उन्होंने यही कहा था कि इसका तो मतलब यही होता है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा का ऐसा ही एएमआरएस में भी आया था, तब भी मैंने यही कहा था कि बिल्कुल अगर आपका एमए इन ज्योग्राफी है तो आप एलिजिबल माने जाओगे, और अब की बार एडवर्टाइजमेंट की भाषा भी यही कह रही है। बाकी फाइनल जो डिसीजन है वो तो सीबीएसई जाने किस हिसाब से क्या करेगी, लेकिन अभी तक जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि आप इसमें योग्य माने जाओगे, ठीक है ना, पहली बात तो। बाकी आप खुद भी पढ़ लेना, इसको ट्रांसलेट करके पढ़ लेना किस हिसाब से क्या मतलब निकलता है इन चीज़ों का, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट को, इसका मतलब यही है कि आप तीनों इसमें एलिजिबल है अगर आपका
एमए इन ज्योग्राफी हो रखा है। तो ठीक है ना, मेन ज्यादातर बच्चों की इसी को लेकर के क्वेरी आई थी, तो इसमें क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक दो सब्जेक्ट जरूर मैंने देखा था जहाँ पर ये था भाई, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका क्योंकि सब में उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज डाल रखी है, तो वहाँ जरूर ये था कि अगर ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है तो ही आप पीजी है उसमें तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है ना, शायद एक आधा ऐसा सब्जेक्ट था, मेरे मोटा मोटा देखा था, इतना समय भी नहीं मिल रहा था, लेकिन ज्योग्राफी पे मैंने स्पेशली फोकस किया था और उसका कंक्लूजन ये निकला था कि ये तीनों जने इसमें अप्लाई कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो इन 270 सीट की, तो फिर आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी तो यहाँ ऑलरेडी अच्छी हो ही रही है और परीक्षा से पूर्व आपकी अगर एक परीक्षा और हो जाती है तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस पता चल जाती है, चाहे नंबर आए नहीं आए वो बाद की बात है, लेकिन एक बहुत अच्छी सीख मिलती है हमारे को पेपर पैटर्न को देख करके, नई नई चीज़ों को देख करके, नए नए क्वेश्चन को देख करके, तो इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स का कि सर इसमें परीक्षा का किस हिसाब से क्या सिस्टम रहेगा, भाई पोस्ट कितनी रहेगी वो हमने बात कर ली। अब एग्जाम पैटर्न पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न है वो किस हिसाब का रहेगा। ठीक है ना, बाकी जो सब्जेक्ट है इतिहास वगैरह है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह है, उन सब में भी यही स्थिति है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में नहीं है ना और आपने अगर पर्टिकुलरली उसमें सब्जेक्ट में एमए किया है तो आप एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न की। ठीक, उससे पहले जैसे स्टूडेंट ये जो टीजीटी वाले या पीआरटी वाले हैं, तो टीजीटी के लिए बीए इन 50% और बीएड इन 50%। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम मोटा मोटा देखें तो 12th में 50% आपकी और पीआरटी के लिए और आपकी बीएसटीसी डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन मेन बात है हम राजस्थान वालों के लिए कर रहे हैं तो उसमें बीएसटीसी कहते हैं हमारे यहाँ कि हाँ, इसमें जो इसमें पीआरटी टीचर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है उसको 2 ईयर का डिप्लोमा होता है उसको। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम उसको उनकी योग्यता भी हम डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने मोटा मोटा बता दिया है। ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एक तो इसमें दो 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 एग्जाम होंगे आपके, एक तो होगा टायर फर्स्ट और एक होगा टायर सेकंड। ठीक है, इसमें क्या स्थिति रहेगी देखो, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स कितने के होंगे, 300 का 100 क्वेश्चन और मार्क्स रहेंगे 300। नेगेटिव भी रहेगा इस पेपर में, इसमें टीयर 1 में, और कितना रहेगा 1/3। ठीक है ना, इसके साथ में पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ठीक, ये 100 क्वेश्चन आएंगे तो कहाँ से आएंगे, जैसे एक तो हम कहते हैं जनरल जो रीजनिंग है, वहां से 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो न्यूमेरिक एबिलिटी वाला पार्ट होता है उसमें से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा जो एक आपका बेसिक कंप्यूटर रहेगा उससे रिलेटेड रह जाएंगे 20 क्वेश्चन। एक आपका जीके का जो पार्ट आएगा उसमें से रह जाएंगे 20। एक आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट रहेगा उसके रह जाएंगे 10 और एक लैंग्वेज का और रहेगा, ठीक, उसके रह जाएंगे 10। इस प्रकार ये टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके इसमें 300 मार्क्स के रह जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका टायर 1 का रहेगा सिस्टम। ठीक है, अब इसमें जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं ना उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा, टोटल पोस्टें कितनी है, जैसे हम ज्योग्राफी की बात कर ले, केवीएस ऑब्लिक एनवीएस में 73 पोस्टें तो इसमें है और 106 पोस्टें इसमें है। कितने भी स्टूडेंट बैठो, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं उनका 10%
तो इसमें 73 की जगह 730 बच्चों को पास कर लेंगे और इसमें 106 की जगह 1060 बच्चों को पास कर लेंगे, यानी 10 गुना पास करेंगे इसमें। ठीक है ना, इनका ही टायर सेकंड होगा और ये फिर मेरिट के आधार पर डिसाइड हो जाएगा। ठीक है ना, रिजर्वेशन के अनुसार पद बांट रखे हैं तो कैटेगरी वाइज मेरिट इसमें जाएगी। ठीक है ना, तो इतने इतने पद है तो इतने इतने को पास करेंगे ये टायर फेस्ट में। ठीक है, तो ये तो हो गया मेन टायर फेस्ट का। तैयारी कैसे करनी है, रीजनिंग की, न्यूमेरिक एबिलिटी वाला बेसिक कंप्यूटर, और ये वाला पार्ट लगभग सब लोग बच्चे पढ़ते रहते हैं। जैसे रीजनिंग वाला पार्ट फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है आरपीएससी का बच्चे पढ़ते हैं, न्यूमेरिक एबिलिटी जो मैथमेटिक्स वाला कुछ पार्ट आता है वो यहाँ पढ़ते हैं, बेसिक कंप्यूटर आप पढ़ते ही हो, चाहे वो इसमें पार्ट हो आपके सेकंड पेपर में कुछ, लेकिन बेसिक कंप्यूटर वैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं। जीके वाला आप पढ़ ही रहे हो, थोड़ा सा इंग्लिश में भी फर्स्ट पेपर में पढ़ ही रहे हो वो वाला पार्ट, और लैंग्वेज वाला पार्ट आप इसमें देख लेना, तो फिर आपका फर्स्ट पेपर ऑलरेडी तैयार है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो और तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो रहेगा आपका टायर फर्स्ट का। ठीक है ना, अब हम चर्चा कर लेते हैं टायर सेकंड की। ठीक है ना, कि उसका क्या सिस्टम रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें टायर सेकंड की, ठीक है, इसमें भी वही सिस्टम है। एक तो इसमें जैसे नाम दिया है OMR बेस्ड पेपर, और एक पेन पेपर, दोनों का मतलब देखेंगे। OMR बेस्ड का तो मतलब हो गया OMR शीट पे होगा, पेन पेपर का मतलब हो गया लिखित में परीक्षा होगी डिस्क्रिप्टिव में। OMR बेस्ड का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव होगी, तो ये तो आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगी। और ये पार्ट आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में प्रत्येक विषय में किस हिसाब से रहेंगे, 60 नंबर के 60 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और इसमें डिस्क्रिप्टिव में 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, तो मतलब क्वेश्चन कितने रहेंगे, 60, नंबर कितने का है, एक क्वेश्चन 1 का, तो ये 60 नंबर का, तो ये हो गया पार्ट। और इसमें 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कितने का है, 4 नंबर का, तो ये वाला पार्ट कितने का हो गया, 40 का। तो 60 नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 का आपका पेन पेपर यानी डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है ना, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, और 10 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, यानी 40 नंबर का ये रहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे टायर 1 में, टायर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी आपकी 1/3, और इसमें ये क्या थी, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और इसमें कितनी रहेगी नेगेटिव मार्किंग, 1/4। थोड़ा ध्यान दे लेना, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा पढ़ते समय एडवर्टाइजमेंट में ध्यान नहीं देते हैं, उस हिसाब से वहाँ पेपर अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर 1/3 रहेगी और टायर में 1/4 रहेगी। ठीक है ना, तो स्थिति यहाँ पर मेरे हिसाब से पेपर पैटर्न की क्लियर हो गई होगी। अब ये जो आपका पेपर पैटर्न है, इसमें किस हिसाब का जैसे रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा चाहे वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस रहेगा। जिसने 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली विथ मैप और थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो ये पेपर आराम से उनका क्लियर हो सकता है। क्योंकि जब हम आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो हमने बिल्कुल अच्छे से सेकेंडरी लेवल वाला पार्ट भी है, फिर ग्रेजुएशन लेवल वाला पार्ट भी है, फिर पीजी लेवल वाला पार्ट भी है, इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो इसकी जब तैयारी चल रही है तो ऑलरेडी अगर इसमें अगर हम टायर फर्स्ट में अगर पेपर क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस रहेगा। अगर थोड़ा बहुत अलग आएगा तो वो भी हम रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी वो काम में आ जाएगी।
हाँ, थोड़ा ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में। इसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और आंसर राइटिंग का काम भी करना पड़ेगा। कितने शब्दों में किस हिसाब से चीज़ों को लिखे, डायग्राम कहाँ कहाँ बनाना है, क्योंकि डायग्राम ज्योग्राफी में अगर डायग्राम के माध्यम से अगर कोई चीज़ बताते हो, आप एक्सप्लेन करते हो, तो वो थोड़ा सा यूं प्रैक्टिकल टाइप का लगता है और वहाँ थोड़े मार्क्स आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। ठीक है ना? तो आप मेरे हिसाब से इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि किस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है। बाकी सिलेबस भी इसका आ जाएगा या आ गया होगा, मैंने चेक नहीं करा है, तो वहाँ आप साइड पे जाकर के चेक कर लेना, सिलेबस भी मिल जाएगा आपको। ऑलमोस्ट सारा का सारा वही सिलेबस रहेगा जो आपके इसमें ग्रेजुएशन इसमें जैसे ये वाले पार्ट है ना आपका आरपीएससी वाला, वो सारा का सारा रहेगा। तो जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें जरूर अपना फॉर्म है वो अप्लाई करे। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया इसमें टायर सेकंड वाला। अब टायर सेकंड में आने के बाद में फाइनल सिलेक्शन का क्या रहेगा, बट जैसे किस हिसाब से कितने बच्चों को इंटरव्यू कॉल करेंगे और फाइनल सिलेक्शन किस हिसाब का होगा। ठीक है ना? अब जैसे आ गया आपका इंटरव्यू कॉल किनको करेंगे, तो जो आपकी केवीएस ऑब्लिक एनवीएस में जो पद है पीजीटी के ज्योग्राफी के, जैसे उदाहरण लेके बता देता हूं आपको, इसका 3 गुना इंटरव्यू कॉल के लिए वो कॉल करेंगे। कितने बच्चों को, और यहां पर इतने बच्चों को 3 गुना कॉल करेंगे वो इंटरव्यू कॉल के लिए। ठीक है ना? इंटरव्यू कॉल इन बच्चों का होगा, उसके बाद में जो टायर सेकंड है फाइनल सिलेक्शन किनका होगा, टायर सेकंड के मार्क्स प्लस इंटरव्यू, इनका क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें कितना वेटेज दिया गया है, टायर फर्स्ट को दिया गया है 85% वेटेज और इंटरव्यू को दिया गया है आपका ओनली 15% वेटेज। ठीक है ना? इसको 85% वेटेज दिया गया है और इसको 15% वेटेज दिया गया है। अब यहां देखो, आप थोड़ा सा चीज को अच्छे से समझना। जैसे 100 नंबर का मार्क्स है, ठीक है, आपके उसमें कितने आ गई, 70 नंबर आ गए, तो 70 का 85% कितना हुआ, कैलकुलेशन करके जो आते हैं वो मार्क्स प्लस इंटरव्यू कितने का होगा आपका, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 100 मार्क्स का। ठीक है? अगर यहां आपको 100 में से 60 नंबर मिल जाते तो 60 का कितना प्रतिशत हुआ, 15%। 9 मार्क्स मिल जाएंगे आपको इंटरव्यू में, क्योंकि 15% वेटेज रखा है उसका। ठीक है, 9 मार्क्स ये हो जाएंगे, इधर कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा, फिर जो नंबर आएंगे वो आपकी इसमें फाइनल मेरिट को आधार मानते हुए फिर आपका सिलेक्शन देंगे। ठीक है ना? ये मैं अंदाजन बता रहा हूँ एक आपको वेटेज को समझाने के लिए। ठीक है ना? जरूरी नहीं किसी के 17 या 80 भी आ सकते हैं या 90 भी आ सकते हैं या 60 की जगह 80 भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, लेकिन मैं वेटेज का बता रहा हूँ कि आपको इस हिसाब से आपका वेटेज निकाल सकते हो आप इनको। टाइप जो सेकंड है उसको 85% वेटेज दिया गया, इंटरव्यू को 15% वेटेज दिया गया। ठीक है ना? तो ये तो थी इनकी सिलेक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे उसको लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत, कि इसके आवेदन कब से शुरू है। तो आवेदन इसके 14 नवंबर से शुरू हो गए हैं। ठीक है,
कितने से शुरू हो गए हैं? 14 नवंबर से। एक सेकंड, चौदह नवंबर से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और कब तक भरे जाएंगे ये? 4 दिसंबर तक। 4 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर आरपीएससी अपीयरिंग को मौका देती है। स्टूडेंट को अपीयरिंग का मतलब हो गया कि अंतिम वर्ष में वो पढ़ रहा है, चाहे उसका रिजल्ट नहीं है वो, लेकिन वो फिर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ आप सीबीएसई ये मौका नहीं देती है। अगर आपकी डिग्री चाहे वो एमए की हो चाहे बीएड की हो, अगर उसका रिजल्ट अगर 4 दिसंबर तक आ जाता है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं 50% के साथ में आपकी डिग्री कंप्लीट चाहिए, तो अगर 4 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है, अगर इतने प्रतिशत आपके आ जाते हैं तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एमए और बीएड आपकी 4 दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और न्यूनतम इतने मार्क्स आपके आ जाने चाहिए, तब तो आप एलिजिबल हो। अगर नहीं आता है, आप अपेयरिंग में पढ़ रहे हो, आपका जैसे 4 दिसंबर लास्ट है, आपका रिजल्ट नहीं आया, 7 दिसंबर को आपका रिजल्ट आता है, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। चाहे आप अपेयरिंग फाइनल के स्टूडेंट हो, चाहे एमए में चाहे बीएड में, आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। अपेयरिंग वाला यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाता है। आरपीएससी जरूर मौका देती है, लेकिन सीबीएसई नहीं दे रही है। स्टूडेंट काफी पूछ रहे थे, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रख लेना। जो आवेदन करना चाहते हैं वो थोड़ा सा समय रहते ही आवेदन कर देना, बाद में कई बार समस्या रहती है, साइट जाम हो गई, स्टूडेंट पर्टिकुलर से आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो इसका जरूरी नहीं कि हम इसका ही वेट करें, यहाँ जल्दी से जाकर के अपना फॉर्म लगा दो। और मेरे हिसाब से जो आरपीएससी की अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनको सबको इसका फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। अब स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन था कि सर इसके एग्जाम वगैरह कब तक हो सकते हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं मोटी मोटी। जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, परीक्षा तिथि कब रह सकती है, वैसे थोड़े दिनों बाद में आई जाएगी, लेकिन अभी मैं अनुमान लगा रहा हूँ फरवरी और मार्च में तो इसका हो जाएगा टायर फेस्ट, ठीक है। और मई जून, क्योंकि 2-3 महीने का वो देते हैं गिफ्ट, तब आपका हो सकता है टाइल सेकेंड, ठीक है ना। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इनकी जो एग्जाम डेट है, और फिर जो 3 गुना बच्चे पास होंगे उनका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, वो आगे हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो सिनेरियो बन रहा है परीक्षा होने तिथि को लेकर के, वो ये बन रहा है। तो अपनी भी लास्ट मई तक एग्जाम शुरू हो जाएगी स्कूल लेक्चरर की, तो बिल्कुल ऑन टाइम ही रहेगा, पूरा प्रॉपर चीज़ें सारी पड़ी हुई रहेगी। तो टायर 2 में ऑब्जेक्टिव 60 और 40 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव यानी 40 नंबर की। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि आरपीएससी में पहला पेपर पास नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका सब्जेक्ट अच्छा है, तो वो स्टूडेंट यहाँ अपना मौका बना सकता है, क्योंकि यहाँ वो नहीं तो उतना ज़्यादा पूछ रहे हैं। और साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए तो ये जैसे रीजनिंग का पार्ट हुआ, चाहे न्यूमेरिकल वाला पार्ट हुआ, चाहे जीके वाला पार्ट हुआ, चाहे इंग्लिश वाला पार्ट हुआ, ये सब के लिए थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है। और जो बाकी के स्टूडेंट ये जो लग रहा है कि टायर 1 तो हम ऐसे पास कर लेंगे, तो वो जरूर अप्लाई करें इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा हुआ रहेगा आपका आरपीएससी, तो यहाँ संभावनाएं भी बन रही है, पोस्टें भी ठीक है। थिएटर अगर अगर अपनी इसमें केवीएस में है और एनवीएस में आपकी 106 पोस्ट है, तो बिल्कुल अच्छी खासी पोस्टें हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आप अलग से इसकी तैयारी थोड़ी करवाओगे केवीएस और एनवीएस की, तो मेरा एक उनको सुझाव रहेगा, अगर वो इसकी तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर वाली, तो उनको ज़्यादा अलग से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। नहीं तो कहीं इसके अलग पढ़ने के चक्कर में अपनी जो मेन टारगेट बना रखा है हमने उसको, स्कूल लेक्चरर वाली को, उससे थोड़े दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जीके का पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी साथ साथ में अच्छा तैयार करना है, और सब्जेक्ट तो हम करवा ही रहे हैं। तो हमने अभी जो इसकी एक टेस्ट सीरीज शुरू करी है आरपीएससी वाली, स्कूल व्याख्याता,
बहुत ज़बरदस्त है। हमने इसमें अगर बात करें तो आपको पूरी एनसीईआरटी मिलेगी, प्लस कुछ जो टेक्स्ट बुक है वो रहेगी इसमें, ठीक है। जो भी अलग अलग यूनिट की अलग अलग रहेगी। कुछ हमने जनरल भी काम में लिए हैं, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और जर्नल वगैरह भी काम में लिए हैं। बाकी कोई भी हो, ऑथेंटिक बुक हो, चाहे वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हो, वो सारी की सारी इसमें शामिल करी है, ठीक है ना। अब इसमें जो खास क्या विशेषता है, ये एनवीएस केवीएस में क्यों थोड़ी सी कारगर साबित हो सकती है इस भर्ती के लिए, क्योंकि हमने इसको, इस टेस्ट सीरीज को बाइलिंगुअल कर रखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी ये। हमारे इस नाम से जब आप क्लास प्लस पर सर्च करोगे ना, स्वाध्याय भूगोल के नाम से जो हमारा ऐप है, इस नाम से अगर सर्च करोगे तो यहाँ पर ये आपको टेस्ट सीरीज शो हो जाएगी। बाइलिंगुअल है। क्या क्या जो चीज़ें करवा रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। टोटल 80 टेस्ट है, जिसमें से 72 टेस्ट ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसमें टॉपिक वाइज रहेंगे। 3 टेस्ट है वो आपके इसमें यूनिट वाइज रहेंगे, और 5 फुल पेपर रहेंगे। 80 टेस्ट में लगभग नहीं करते हैं हम 13,000 प्लस क्वेश्चनों की एक्सरसाइज करवा देंगे, क्योंकि किसी पेपर में हम 180 क्वेश्चन बना रहे, किसी में 200 क्वेश्चन भी बनाएंगे। न्यूनतम मानो तो एक पेपर में आपको 150 प्लस क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। तो इतने क्वेश्चनों की एक्सरसाइज हो जाएगी, तो टीयर 1 का जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप करते रहना, तो आराम से अच्छी तैयारी हो जाएगी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी। तो ये जो हमारी स्कूल व्याख्याता जो हमने आरपीएससी के लिए चलाई है, इसमें आप एनवीएस और केवीएस को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत जो तैयारी कर रहे हैं ना, बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट भी है जो हमारा सेशन सुन रहे हैं, बिल्कुल ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी ये वाली टेस्ट सीरीज, स्कूल लेक्चरर वाली टेस्ट सीरीज, क्योंकि इतने टेस्ट बहुत मायने रखते हैं। ज़्यादा करेंगे तो राजस्थान वाला पार्ट निकाल दो, बाकी का सारा पार्ट आपको इसमें केवीएस और एनवीएस के सिलेबस में मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत शानदार ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। ज़बरदस्त इस पर मेहनत कर रहे हैं, पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। और जो आरपीएससी में जो तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर की, जो स्टूडेंटों को इतने दिन तक नहीं पता था, वो तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पिछली बार जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी ना, उसमें 140 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के आते, वहाँ पर हम 115 क्वेश्चन पे गए थे। कुछ स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि सर क्या पता कैसे कर रहे थे, तो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को भी डाल देंगे जो पिछले टेस्ट सीरीज में हमारी परफॉर्मेंस रही थी। सारी चीज़ें पता रहेगी, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप जुड़ो, जिस टीम से जुड़ो, जिस अध्यापक से जुड़ो, उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि चेक कर लो एक बार कि किस हिसाब से इन्होंने कंटेंट दिया था और कितना आप मिला था। किसी के नाम से नहीं जुड़ना है आपको, कौन अभी मेहनत कर रहा है और किसका जो मेहनत किया हुआ जो काम है वो वहाँ पर अपने एग्जाम में अप्लाई हो रहा है, वो चीज़ें आप थोड़ी सी नोट करो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस चीज़ को ज़रूर देखो। आप जब करवाया है तभी तो बता रहे हैं आप लोगों को, और इतना आया है वहाँ परीक्षा में 115 क्वेश्चन, सिर्फ साफ साफ हर चीज़ लिखी हुई है हमारी उसमें वीडियो में। 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो देखो आराम से, ठीक है। फिर वहाँ पर स्थिति क्लियर हो जाए तो फिर आराम से आप इसको ज्वाइन करो। परीक्षा का ले लिया था हमने मोटा मोटा जिक्र, ठीक है ना। तो बढ़िया और अच्छे से तैयारी करो आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ में। ये अच्छे अवसर हैं बीच बीच में, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, पहले भी कहा था कि इसको ज्वाइन कर लेना, आराम से आपका ईएमआरएस का पेपर भी क्लियर हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी, मैं अभी कह देता हूँ आपको। इतना कॉन्फिडेंस के साथ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेहनत हम खुद कर रहे हैं, और क्या क्या कंटेंट काम में ले रहे हैं हमारे को पता है। हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आरपीएससी पूछेगी कहाँ से, सारा का सारा कंटेंट शामिल करा है। एक ही टॉपिक के 150 200 दो क्वेश्चन तैयार कर दी, कोई जगह ही नहीं छोड़ी हमने, कोई ऐसी लाइन ही नहीं छोड़ी है जहाँ से क्वेश्चन छूट जा रहा है, ठीक है। तो संभावना ये रहेगी कि यहाँ से आपका पूरा 80 से 90%, किस्मत ठीक रही तो 95% तक भी पेपर आपका आ जाएगा इसमें से, ठीक है ना। तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आराम से जितनी भी जो चीज़ें बतानी थी वो इसमें हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की अगर कोई क्वेरी रहती है तो इसकी कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ पर हम उसका आंसर कर देंगे, ठीक है ना। आप सब लोगों को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।